हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं योजना जो कि हमारी जून मंथ की है। तो यहाँ पे अभी जो टॉपिक है वो है हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ऐसी भी टॉपिक है जो कि आपका डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे एंड मोस्ट ऑफ दी जो यहाँ पे आपकी डेटाज देखने को मिलेगा वो आप लोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में, एसे में, एथिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जून मंथ की है। यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें हम लोग सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी वही चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। पूरी वर्ड टू वर्ड हम लोग मैगजीन नहीं पढ़ते, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सबसे पहली आर्टिकल ही है कि कनेक्शन फॉर सर्वाइवल। इट मीन्स कि हम लोग बहुत डिजीज़ के बारे में देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके की डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट करती है। वहीं अगर हम लोग बाहर की देशों से कंपेयर करेंगे तो ये भी बातें बताई गई है। साथ ही हमारे देश में एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, और साथ ही साथ हम लोग अर्बन एरिया के लिए भी देखेंगे, पुअर पीपल्स के लिए, रिच पीपल्स के लिए, इस तरीके से पूरा डिवाइड किया गया है। तो बहुत अच्छी ये एक आर्टिकल है। साथ ही हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या हम लोग क्लिफ में आ चुके हैं, आर वी ऑन अ क्लिफ। क्लिफ मीन्स एक किनारा होता है। तो ऐसा क्या अब हो चुका है हमारे देश में कि हमारे ह्यूमन हेल्थ और साथ ही साथ इन्वायरमेंट हेल्थ को लेकर ये बात की जा रही है कि क्या हम लोग एकदम से किनारे पे आ चुके हैं। अब ऐसा टाइम हो चुका है कि अगर हम लोग इसको सफाई नहीं करें, हमारे इन्वायरमेंट पे हम लोग ध्यान ना दें, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त और हो सकती है। वैसे भी हो चुकी है और भी हो सकती है। पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉलिसी एंड प्रैक्टिस जो है वो हम लोग हेल्थ सेक्टर के बारे में देखने वाले हैं। इंडिया की जो हेल्थ सेक्टर है, किस तरीके से हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ डॉक्टर है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंपेयर किया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड। हमसे जो छोटी छोटी देश है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो भी आज की डेट में हमसे ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में वो खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का। हमसे ज़्यादा उनके यहाँ जो है लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। बट हम लोग इतने बड़े देश होकर भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हेल्थ सेक्टर्स को नहीं लेकर चल रहे हैं। तो क्या क्या पॉलिसीज़ है और हमें क्या क्या प्रैक्टिस सीखनी चाहिए दूसरे कंट्री से, वो इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। और उसके बाद पैंडेमिक एंड ग्लोबल सिनर्जी देखेंगे कि इस पैंडेमिक ने किस तरीके से हम इंडिया के द्वारा जो है कितना ज़्यादा हेल्प किया गया ऑल ओवर द कंट्रीज़ को, वो भी वैक्सीन जो है प्रोवाइड करने में। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में डिटेल देखेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर, और जब हमें ज़रूरत पड़ा सेकेंड वेव में तो कैसे पूरी देश जो है हमें मदद करने के लिए आगे आ गए। तो एक होता है कि ये एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा दौर है कि पूरा जो पूरी आप कह सकते हो कि दुनिया है वो एक हो चुका है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से देखने वाले हैं। उसके बाद एक आर्टिकल है द पैंडेमिक थ्रू गांधीयन पर्सपेक्टिव। वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके की टॉपिक आपको डायरेक्टली ऐसे में देखने को मिलेगा। आप इससे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो कि आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही स्मार्ट एग्रीकल्चर है जो कि एक तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम लोग मैकेनाइजेशन के थ्रू, मशीन का इस्तेमाल करके, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम लोग अपने जो एग्रीकल्चर में आज की डेट में प्रॉब्लम है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। साथ ही सस्टेनेबल हेल्थ है, ऑब्वियस से खाने पीने के बारे में बताया गया है। तो मैं इसमें ज़्यादा ड्रिल नहीं होंगी क्योंकि जब भी ऐसा टॉपिक आता है तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ, बट इस बार इतना टाइम नहीं लेने वाली हूँ। सस्टेनेबल हेल्थ के ऊपर उतना बात नहीं करूँगी। बस जो यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिसेस है ना वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ओके। साथ ही ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अगेन एक छोटी सी आर्टिकल है, थोड़ी सी बात बताई जा रही है। और थोड़ा सा आपको जो है होम आइसोलेशन के बारे में बताया जाएगा कि कोविड-19 में क्या डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए। तो इट इज़ जस्ट फॉर योर अवेयरनेस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये पूरी आर्टिकल है, एक बार आप होल समझ गए हो कि हाँ आपको क्या क्या टॉपिक यहाँ पे मिलने वाले, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। पता नहीं ये पेज ओपन नहीं हो रहा है, अच्छा कोई नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि ये पूरी बातें की जा रही है हमारे जो आप लोग आज के डेट में देखते हो कि जैसे ही पैंडेमिक का दौर आया 2020 से हमारे देश में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गई। इस लॉकडाउन में सारे लोग तो घर में बैठ गए, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। सब कुछ ख़त्म इन द सेंस कि सब कुछ बंद हो गए थे, चाहे वो दुकान हो, इंडस्ट्री हो, सारे कुछ बंद हो चुके थे। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, रिसर्चर्स थे, वो बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस किए हैं। उनके लिए नो रेस्ट वाली सिचुएशन अराइज हो चुकी है कि वो ना ही रेस्ट ले पा रहे हैं, बल्कि वो जितना काम करते थे उससे ज़्यादा बढ़कर वो उन्होंने काम किया, और वो ऐसे सिचुएशन में रहने के लिए मजबूर हो गए जो कि उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी कंडीशन है। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे डॉक्टर्स की, बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इतने फ्रंट लाइन वर्कर्स में जो काउंट होते हैं, उनकी जान चली गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल थे कि वो वैसे सिचुएशन में थे जिनके कारण उनको प्रॉब्लम झेलने को देखने को मिला।
तो उनके बारे में ये चीज़ें कही गई है कि पैंडेमिक में ऐसे लोगों को कभी नहीं भूला जाएगा, क्योंकि उनके वजह से जो है हमारे देश में जो भी कभी भी आप देखो कि फर्स्ट वेव के बाद भी एक नॉर्मलिसी देखने को मिली थी कि नॉर्मल सिचुएशन आ रही थी। फिर सेकंड वेव के बाद भी अभी आप देखो कि हमारे यहाँ केसेस डाउन हो रहे हैं। तो ये इसलिए हुए हैं क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाए हैं। कनेक्शन फॉर सर्वाइवल में आते हैं। एक्चुअली आप देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट है। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि हेल्थ एक ऐसा इंडिकेटर है हमारे इन्वायरमेंट का। अगर हम लोग ये देखें कि हमारे देश में कितने लोग हेल्दी है और कितने लोग अनहेल्दी है, तो इससे आप लोग इस चीज़ को अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, हमारे देश की जो इन्वायरमेंट है वो कैसी है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी क्रूशियल है कि हम लोग यहाँ पे एक लिंक लेकर चले हेल्थ, पीपल्स हेल्थ की और हेल्थ ऑफ द इन्वायरमेंट को, जिससे कि हम लोग लाइफ स्टाइल ट्रांजिशंस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। 2017 में एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का एक रिपोर्ट था जिसको कि द लैंसेट कहते हैं, उनके द्वारा एक रिव्यू पब्लिश किया गया और जिसमें ये बताया गया है कि हमारे देश में 28 राज्य है। 28 राज्य में से 15 राज्य है जिसमें कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट पाए गए हैं। तो ये चीज़ें बताई गई है। उसमें भी आप देखो कि कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, चंडीगढ़ है, जिसमें डिजीज़ ये जो डिजीज़ेज़ है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेवलेंस देखने को मिलता है देन बिहार और झारखंड से। वहीं अगर हम लोग ग्रामीण एरिया की बात करें तो ग्रामीण एरिया में डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो कम देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया में। साथ ही साथ आप देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो मेनली वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है वो माल न्यूट्रिशन का होता है या फिर ओवर न्यूट्रिशन का होता है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार होते हैं लोग। क्योंकि गरीब लोग को आप देखते हो कि 3 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, किसी किसी को तो 1 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, और जो भी खाना मिलता है तो वो पेट भरने के लिए खाते हैं, ना कि अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए खा पाते हैं। तो ये उनकी मजबूरी है जिसके कारण हम लोग कुपोषण देखते हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा कुपोषण होता है। और ये सारी ऐसी ट्रांजिशन है ना जिसको कि हम लोग जो है अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जो बैड फूड की हैबिट है कि कुछ भी मिला बस खा लिए, तो इस बैड फूड की हैबिट को जब तक हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस तरीके की बीमारी के जंजाल में फंसते ही जाएंगे, चाहे आप लोग कहीं पे भी क्यों ना रहो। ये चीज़ कहा गया है कि पुअर लोग की, गरीब लोग की डिजीज़ क्या क्या है। तो आप देखो, एक तो गरीब लोग जो है वो कुपोषण का शिकार होते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से वो खाना नहीं खरीद के खा पाते। दूसरा, उनको कॉलरा देखने को मिलेगा कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, गंदे पानी पीने से, गंदे भोजन खाने से इस तरीके की जो बीमारियां होती है, ये ऐसे बीमारियां हम लोग गरीब लोगों में देखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां भी है जो हम लोग अमीर लोगों में देखते हैं। अमीर लोगों में ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा कैंसर और डायबिटीज़ का। ऐसा नहीं है कि ये गरीब लोग को नहीं होता, होता है, लेकिन हाँ, ये चीज़ें प्रपोर्शन के हिसाब से बताया जा रहा है कि गरीब लोगों में जो है आपका कॉलरा और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम लोग अमीर लोग में देखें तो कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज़ जैसी बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। हम लोग दिन को रात और रात को दिन बना के बैठ गए हैं। ऊपर से हमारी जो एक हैबिट होनी चाहिए, डाइट हैबिट, वो अच्छी नहीं है। हमारी डाइट चार्ट अच्छी नहीं है। बाहर जाते हैं तो कुछ भी मिलता है तो खा लेते हैं। इन सब की वजह से जो है आज की डेट में इतनी बीमारी फैल रही है। और ये भी बात सच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आज की डेट में, हम लोग कोरोना वायरस की बात करें जो कि मोस्ट कंटाजियस है, बहुत ज़्यादा वो फैल रहा है तो इसलिए दिक्कत हो रही है। बट उससे ज़्यादा खतरनाक तो मुझे लगता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि आपका कम्युनिकेट करने से नहीं फैलता। जैसे कोरोना वायरस आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है, किसी भी आप कोरोना वायरस पेशेंट के अगर संपर्क में आते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको भी होगा ही होगा। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई, आप देखो कि डायबिटिक पेशेंट होंगे, कोई ना कोई इस तरीके की बीमारी होती है, तो उससे ऐसा कोई डरने की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये हमारे पास क्यों है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि हमारे देश के लोग जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से ज़्यादा जूझ रहे हैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि आप देखोगे कि उनका लाइफस्टाइल बहुत अजीब होगा। वो क्या खाते हैं, कैसी एयर को वो ब्रीथ करते हैं, किस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, तो ये सारी पैकेज जो है ना, इसको ओवरऑल कहा गया है टॉक्सिक डेवलपमेंट। दिस इज़ अ न्यू वर्ड, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ टॉक्सिक डेवलपमेंट। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो टॉक्सिक डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे पहले हम लोग अपने इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि अब इसे क्लीन करना है। इट मीन्स कि हम लोग खुद ही टॉक्सिक बना रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के कारण जो है हम लोग अपने इन्वायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और उसके कारण हमारी इन्वायरमेंट गंदी हो रही है। और आज के डेट में हम लोग देखो कि एकदम क्लीन, स्वच्छ भारत अभियान है, क्लीनिनेस स्कीम है, कंपेन है, ऐसी ऐसी स्कीम और कंपेन चला रहे हैं जिससे कि अब हम लोग इन्वायरमेंट को जो है साफ़ करने के बारे में सोच रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज टॉक्सिक डेवलपमेंट। ठीक है।
ठीक है। तो ये पूरा ये चीज़ कहा गया है कि अनहेल्दी हमारी जो है वो हैबिट हो गई है, चाहे गरीब लोग को देखो या फिर अमीर लोग को देखो, ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही है। साथ ही आप लोग देखो कि अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो फोर्सफुली काउडंग को इस्तेमाल करती है, जो गोइठे वगैरह होते हैं, या फिर आप लोग देखो लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करती है, जिसको वो झोंक झोंक के खाना बनाती है। और इससे उनको बहुत ज़्यादा जो है कीलर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये विमेन के ही साथ नहीं होता है, महिलाओं के साथ उनके बच्चे होते हैं, घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, तो उन सबको इंडोर पॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो सबको ये जो है इस तरीके की परेशानी देखने को मिलती है। अब यही सारी चीज़ों से आप देखो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाया गया। सो टोटल गोल 17 है। एक बार हम लोग 17 गोल को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरे मैगजीन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर एक आर्टिकल में। तो ये टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कहने का मतलब है कि 2015 में ये गोल लाया गया था और कहा गया है कि 2030 तक ये सारे गोल्स को अचीव करना है। फर्स्ट क्या है कि गरीबी नहीं होना चाहिए, नो पॉवर्टी। साथ ही गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी तो गरीबी नहीं होगी, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। थर्ड है कि एक अच्छा हेल्थ होना चाहिए, वेलबींग प्रोवाइड करना है। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा तो मिल रही है बट उसमें क्वालिटी नहीं मिल रहा है, स्किल के साथ होनी चाहिए। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द वुमेन एंड मेल। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की जा रही है। तो स्वच्छ भारत अभियान हमारा किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत आएगा, तो ये आपका 6 हो गया। उसके बाद 7 में अगर देखें तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी जो स्कीम आपका लाया गया है। अच्छा ये बताइए कि 2030 तक हमारा कितना टारगेट है कि कितना गीगावाट तक हमें जो है अचीव करना है, और 2022 तक कितना यहाँ पे सरकार का टारगेट है कि हम लोग को गीगावाट तक अचीव करना है। तो ये दोनों आप लोग को ही बतानी है। साथ ही यहाँ पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो कि यहाँ पे गोल 8 में आता है। गोल 9 में है इंडस्ट्री इनोवेशन है। 10 में आता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यानी कि जितनी भी इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की जाती है वो सब हमारे यहाँ पे गोल नंबर 10 में आता है। साथ ही साथ अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि चलते जा रहा है, वो हमारा गोल 9 के तहत है कि अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। साथ ही अटल टिंकरिंग मिशन जो है, जिसके तहत इनोवेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो अटल टिंकरिंग मिशन आपको बताना है ये किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही 11th आप देखो कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात की जा रही है, तो ये हमारा 11 गोल के तहत है। 12 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन है और प्रोडक्शन है। साथ ही क्लाइमेट एक्शन जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें जो भी एक्शन लेनी है वो यहाँ पे गोल 13 के तहत आएगा। गोल 14 है जिसमें कि लाइफ बिलो वाटर, जितनी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए ध्यान दिया जा रहा है। लाइफ ऑन अर्थ, जितने भी डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है, तो जो पेड़ों की कटाई हो रही है, ये सारी चीज़ें आप देखो कि प्लास्टिक पोल्यूशन वगैरह सब आ गया, ये हमारा किसके अंदर आ गया, गोल 15 के अंदर। साथ ही 16 है जिसमें कि पीस और जस्टिस कहा गया है। 17 है जो कि हम लोग पार्टनरशिप के साथ इस सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर द 17 गोल्स जिसका टारगेट है कि हमें 2030 तक इसे कंप्लीट करना है। तो एक एक करके हम लोग हर एक आर्टिकल में अभी देखने वाले हैं, गोल्स का यहाँ पे चर्चा होने वाला है। तो एक बार में आप समराइज इसको मैं करवा दी। तो बात यहाँ पे 13 गोल नंबर का करेंगे, जिसमें यहाँ पे वर्ल्ड को ज़रूरत है कि हम लोग 2030 तक इसको अचीव करें। और वहीं अगर WHO के द्वारा देखें तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि 4 ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है इतना ज़्यादा आपका लोगों में हो रहा है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल की कंजप्शंस आप देखते हो। साथ ही टोबैको का यूज़ जो है उसके कारण आप देखो, पुअर डाइट इनटेक है और फिज़िकल एक्टिविटी की कमी है। आज के डेट में तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो कि लॉकडाउन में भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो मोबाइल आपका आ चुका है, स्मार्टफोन्स है, ये सारे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इंगेज कर रखा है। बट कोई ना, ये 4 ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ते हुए ये दिख रही है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो ये एक टाइम है जिसमें कि हेल्थ इश्यूज़ अगर इतनी बढ़ती जा रही है तो उसे हम लोग क्लाइमेट चेंज के साथ ज़रूर इसको लिंक कर सकते हैं। जिस तरीके का हमारा हैबिट होते जा रहा है, जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का हमारा सोच है, उसमें कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज भी इम्पैक्ट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा अगर हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करें तो। चलिए ठीक है, ये सारी तो प्रॉब्लम है, लेकिन अब सोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर सोल्यूशन एयर पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन है तो आप लोग देखो कि डीजल कार को हटाने की बात की जाती है, पेट्रोल कार को हटाने की बात की जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है अफोर्डेबल एक कन्वीनियंट बस और मेट्रो हो, जो कि इसको किया भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट है।
तो देखिए इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन इससे हम लोग अपने बिहेवियर को भी चेंज करेंगे। एक और आर्टिकल मैं विज़न आईएएस में डिस्कस कर रही थी, जिसमें यही सोल्यूशन था कि आप अगर हम लोग अपने एरिया में, जैसे जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे लोकल एरिया में अगर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगा कि आप अपने घर से व्हीकल लेकर जाओ, अपनी प्राइवेट कार को या फिर आपकी जो प्राइवेट स्कूटी है, बाइक है, वो आप निकालो, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। हर कोई यही यूज़ करना चाहता है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो जो कि सस्ते में आपका जो है ट्रैवल हो जाए, आप ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस आराम से जा सको। ठीक है, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे पॉकेट के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो अगर इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो ये एक बेटर सॉल्यूशन कहा गया है और अल्टीमेटली ये एक विन विन सॉल्यूशन भी होगा। सेकेंड आर्टिकल है जो कि अगेन हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट से ही रिलेटेड बात करेंगे कि आर वी ऑन अ क्लिफ। अब क्लिफ आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा किनारा होता है, तो क्या हमारी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अब हम लोग एकदम किनारे में आ चुके हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ये बताया जा रहा है कि हम लोग एक हारमोनियस रिलेशनशिप में नेचर के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, नेचर अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। बट आज के डेट में आप देखो कि नेचर और वर्ल्ड की जो शांति है, ये दोनों यहाँ पे थ्रेट के अंदर है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी एक क्लिफ में आ चुकी है। हम लोग को कुछ अलग करना होगा, इकोलॉजिकल जो सिविलाइजेशन है उस तरीके से हम लोग को बिल्ड करना होगा। साथ ही इस क्लिफ से हमें जो है अपनी दूर भागना होगा, एक पीसफुल लिविंग के लिए हम लोग को काम करना होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना होगा। और ये सब कुछ करने के साथ साथ हम लोग को नेचर को रिस्पेक्ट करना होगा। जब तक हम लोग नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप देखो बैक टू बैक आपको नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे, हमारे देश में ही नहीं, आप लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। जैसे उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो इस तरीके का एक आपको देखने को मिला, जो कि एक चिपकू मूवमेंट का भी फेम बन चुका था। साथ ही साथ आपका जो ग्लेशियर बर्स्ट भी हुआ था चामोली डिस्ट्रिक्ट में, वो भी एक आपका न्यूज़ था। उसके अलावा आप देखो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का वेव है। आज के डेट में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है, जिसमें कि सारी चीज़ें हम लोग मशीन के ही बेसिस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद एक समय था जब एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि फूड और स्टेबिलिटी हमारे सोसाइटी में लाया जाएगा और इसके साथ जो है कोई भी लोग भूखे नहीं सोएंगे, ये एक वायदा किया गया था। तो ये दो ऐसी रिवोल्यूशन है जो कि लाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग 21st सेंचुरी में देखें तो बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ है लाइफ की जो कि आज के डेट में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही कारण और कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी इमर्ज होकर आ रहे हैं जिसके कारण आप देखो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में सारी कंट्रीज़ अपने रेस में लगी हुई है। जियो पॉलिटिक्स है, नेशनलिज्म की बात की जाती है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, और इसके कारण आपको जो है पोवर्टी, गरीबी और इनइक्वालिटी देखने को मिलता ही मिलता है। अगर हम बात करें नेचर और वर्ल्ड पीस का, तो ये आज के डेट में अंडर थ्रेट है। येस, इट इज़ ट्रू कि अंडर थ्रेट है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग सही तरीके से तीन ऐसा एक रीज़न है जो जिसके स्वरूप हम लोग नेचर और वर्ल्ड पीस को दोनों को एक साथ जो है बेटरमेंट के साथ लेकर चल सकते हैं। तो पहले हम लोग नेचर पे फोकस करेंगे, फिर साइंस पे फोकस करेंगे, एंड देन लास्टली विजडम, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग है तो हमारे पास एक अच्छा दिमाग है, तो उसको यूज़ करके हम लोग ज़रूर कुछ अच्छा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेचर के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में ह्यूमन सर्वाइवल का आप देखोगे तो एक अलग सा ही थ्रेट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से लेकर जो है क्लाइमेट चेंज एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब है कि हमारी जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ती ही जा रही है। क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब है कि आज की डेट में आप देखो कि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी है, ठंड है तो बहुत एक्सट्रीम ठंड है, बारिश हो रही है तो सिर्फ बारिश ही हो रही है। तो कोई भी आप वेदर देख रहे हो तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जा रहा है। और आप लोग देखो कि जहाँ पे ठंड होती थी, जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, उस एरिया में भी बारिश देखने को मिल रहा है। जैसे 2020 में हैदराबाद में बारिश हुई लगातार 4 दिन और वहाँ पे फ्लड आ गया, तबकि लास्ट कई डिकेड से वहाँ पे फ्लड नहीं आए थे। उसके अलावा आप देखो कि आर्कटिक ओशन में बहुत सारे ऐसे जो बर्फ़ है वो पिघलते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी यहाँ पे बर्फ़ में रहने वाले जो प्रजाति है उनके जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कई सारे लोगों की जो रहने की जगह है वो ख़त्म हो रही है। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है नेचर में, ये सारे चेंजेस के कारण। 5 इवेंट्स आपको बैक टू बैक ऐसे देखने को मिले जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड वाइड ये इस इन सारी चीज़ों को कवर अप किया गया। जैसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि बुश फायर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, ब्राज़ील में जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसमें आप देखो कि बहुत ज़्यादा आग लग गए, इतने कई लाखों लाखों तो
ये देखिए 6.3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो पूरे जल के राख हो चुके हैं। और ये कहाँ की बात बताई जा रही है, ये ऑस्ट्रेलियन बुश फायर की बात बताई जा रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि इतने बड़े पैमाने पे अगर आग लगता है तो उस आग लगने से पहले तो हमारी वेजिटेशन ख़त्म हो रही है और जंगलों में रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो स्पेसीज ख़त्म हो रहे हैं। साथ ही इतना आग लग रहा है तो उससे जो है गर्मी बढ़ रही है, तो यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ आप देखो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट जो है इम्बैलेंस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा बस एक यहाँ पे जो आपका डिजास्टर हो गया उसकी वजह से। उसके बाद बहुत सारे ऐसी स्पेसीज़ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेसीज़ है जो कि विलुप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ आप देखो सार्स का आउटब्रेक जो कि 2002-2003 में ही हांगकांग में हुआ था एंड फिर यहाँ पे आज के डेट में 2020 में कोरोना वायरस देखने को मिला। और इतना ही नहीं, कोविड-19 के टाइम में कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर फिर से आग देखने को मिला, जो कि एक पैंडेमिक का सिचुएशन 2020 में चल रहा था उसी टाइम पे। तो ये फॉरेस्ट फायर ऐसे भी आप देखो कि बहुत ही ज़्यादा ये रिपीटेड हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जहाँ पे सोचा भी नहीं जा रहा है वहाँ पे भी हम लोग को इस तरीके की हैबिट्स देखने को मिल रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 बर्ड स्पीसीज़ है, 2 फ्रॉग ऐसे हैं, एक शार्क है और एक फेमस स्नेल है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है। ये सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर्ड हो चुकी है कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है। इट मीन्स कि इतने सारे हमारे जो स्पीसीज़ हैं हमारे धरती में वो सब 2019 में ही ख़त्म हो चुके हैं। सार्स की जो आउटब्रेक थी 2003 में, उससे पूरे ग्लोबली देखने को मिला कि 800 लोग की जान चली गई थी। चलिए वो तो 800 लोग था, आज के डेट में आप देखो कि कई लाखों लोगों की जान जा चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो ये एक पेंडेमिक है जिसके कारण ग्रेव सिचुएशन देखने को मिल रहा है। इस बार की जो कैलिफोर्निया में जो आग लगी है ना, उससे बताया जा रहा है कि रफली 100 मिलियंस एकर्स ऑफ लैंड में ये आग लगी है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आँख से देख भी नहीं सकते कि कितने दूर तक ये आपका ज़मीन में आग लग चुका है। अब ये आग लगा है जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एक नेचुरल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। उस समय जो प्रेसिडेंट के यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके कारण आपको पता है कि वो क्या किए थे, क्लाइमेट चेंज वाली जो यहाँ पे अकॉर्ड थी पेरिस क्लाइमेट, उससे वो विड्रॉ हो गए थे क्योंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि क्लाइमेट चेंज जैसी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल है, वो अपने आप हील कर लेगी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ना ही क्लाइमेट चेंज जो आज के डेट में हो रहा है उसमें हम ह्यूमन बींग्स का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये तो अलग दुनिया के प्रजाति थे जो कि ऐसा बोल गए, लेकिन थैंक गॉड कि ये हट गए और नए प्रेसिडेंट आए हैं यूएस में जो कि फिर से क्लाइमेट एग्रीमेंट को यह साइन किए हैं और ये यहाँ पे बोले हैं कि $2 ट्रिलियन तक भी वो यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करेंगे और अपने यहाँ कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से जो होने वाली चेंजेस है और क्लाइमेट चेंज के जो कारण है उसको कम करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। सो ये तो नेचर के बारे में हम लोग देख लिए। साइंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा जो है हमारे साइंस को लेकर जो व्यू है वो चेंज हो चुका है। एक समय था जब साइंस आप बोलते थे तो आपके दिमाग में आता था कि अच्छा ठीक है, साइंस मीन्स जो इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, आपका वेस्टर्न एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें तो मेल के हाथ में होगा, विमेन तो ऐसा कर नहीं सकती है। बहुत कम ही विमेन थी, एक दो विमेन थी या फिर बहुत कम का नाम दिमाग में आता था। बट आज की डेट में साइंस के बेस्ड में आप देखो तो ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब साइंस में लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे आने लगी है। हमारी जो भी आप डॉटर कह लो देश की, टेक्नोलॉजी में आप देखो, वेस्टर्न एजुकेशन में देखो, या फिर हमारे देश को डेवलप करने में, इन सारी चीज़ों में साइंस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। अगर हम लोग बात करें कि मेनली मनी, पॉलिटिकल सपोर्ट और पब्लिक अप्रूवल, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्फेसिस दिया जाता है। तो साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसके थ्रू हम लोग अगर इस पे ध्यान दें, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें, तो ऑब्वियस है कि जो इस तरीके का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होती जा रही है, तो इसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट ये है विजडम। विजडम इसलिए कहा गया है कि आप जानो कि अगर आप अवेयर पर्सन हो तो ऑब्वियस है कि आप ऐसा काम नहीं करोगे जिससे कि हमारे देश में एयर पॉल्यूशन हो, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो, या फिर आपका लैंड पॉल्यूशन हो, या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन हो। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो ये एक ऐसा विजडम कहा गया है कि आज के डेट में जो है ना, लोग ऐसा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि वो इस तरीके का डेवलपमेंट को लेकर और प्रॉपर यूज़, यानी कि जो भी इन्वेंशन हो रहा है उसके यूज़ को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर ये एक सही तरीके का बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो विजडम की ज़रूरत है कि यहाँ पे समझना है कि कैसे आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो और क्या चीज़ें आपके लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट हेल्थ के लिए सही है। तो इसलिए यहाँ पे विजडम को भी कहा गया। तो ये 3 चीज़ है जिसके थ्रू कहा गया है कि हाँ, हम लोग जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द हेल्थ फॉर ऑल, जिसमें पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है। तो आप जानते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, भारत है, जिनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि जितने भी लोग हैं हमारे देश में उनको सारे लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि अल्मा अट्टा
डिक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये हमारा हेल्थ केयर फॉर ऑल से रिलेटेड है। अल्मा अट्टा आप देखो कि कजाकिस्तान में एक एरिया है, आज के डेट में इसका नाम चेंज हो चुका है, अब ये अलमाटी है, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। मेनली यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात किया जा रहा था, तो इससे ये डिक्लेरेशन निकल कर आया है। तो यहाँ पे तो बात है कि हेल्थ फॉर ऑल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी यहाँ पे देखा गया है, WHO के द्वारा भी इस पे बात किया जाता है कि हाँ, हेल्थ, वेलबींग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेडिकल केयर, राइट टू सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हम लोग को एक ह्यूमन बींग को प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जिसकी आर्टिकल 3 है, इसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि हर एक लोगों को राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, ये चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि हमारा अधिकार है, हर एक लोग का अधिकार है कि अगर हमें राइट टू लाइफ है तो इसके अंदर जो है हमें राइट टू हेल्थ केयर भी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस आर्टिकल के तहत कहा गया, आर्टिकल 3 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है हेल्थ में, अगर हम लोग बात करें 1991 में हमारे देश में LPG रिफॉर्म आया, जिसे हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस रिफॉर्म के बाद से हम लोग ये देखें कि काफ़ी चीज़ें हम लोग ओपन कर दिए अपने इकॉनमी में। तो हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी हम लोग काफ़ी ओपन हुए हैं, काफ़ी देशों से हमने सीखा भी है और काफ़ी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमें हेल्प भी किया है। तो इसके आगे अगर हम लोग देखें तो काफ़ी चीज़ है जिससे कि हम लोग अपने देश में जूझ रहे हैं, जैसे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ हेल्थ केयर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया जाता है। साथ ही साथ दूसरे सब सेक्टर्स भी आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ एजुकेशन को लेकर जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइबल पीपल्स, कोई भी हो, तो उनको वेलफेयर हम बहुत कम दिया जा रहा है। साथ ही ह्यूज शॉर्टेज है डॉक्टर्स का, अभी हम लोग आगे जो है एक एग्जैक्ट फिगर देखेंगे। साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट की भी कमी देखने को मिलती है, इवन हमारे यहाँ ड्रग्स की भी कमी देखने को मिलेगी। जो प्राइवेट डॉक्टर्स है वो यहाँ पे चाहते ही नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करें, और प्राइवेट डॉक्टर्स की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक आम आदमी के अफोर्ड करने से बाहर होता है। साथ ही आप देखो कि जो रिट्रीट ऑफ स्टेट है, जिसमें कि वो सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करते हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन सारे राज्यों में आप देखो कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस टेबल में आप देखो, आपकी आँख खुल जाएगी कि हम लोग कहाँ हैं और ऑल ओवर द कंट्री में सारे देश कहाँ हैं। हेल्थ एक्सपेंडिचर अपने GDP का टोटल परसेंटेज में से कितना करते हैं? तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो खर्च करते हैं अपने हेल्थ के लिए वो है यूएस अपने टोटल GDP का, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स कि एक साल में एक टेरिटरी, एक देश के अंदर टोटल गुड्स और सर्विसेज की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसे हम लोग GDP कहते हैं। अब इस GDP का अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो यूएस के द्वारा 16.9% जो है वो खर्च करते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर में अकेले। तो सबसे ज़्यादा है, इसके आसपास तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप देख सकते हो कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, जर्मनी, फ्रांस, क्यूबा, स्वीडन, ये बहुत ज़्यादा मोर देन 10% ऑफ देयर GDP जो है वो खर्च करते हैं। इवन आप देखो कि जापान, कनाडा और डेनमार्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया जैसे देश है, नॉर्वे जैसे देश है जो कि यहाँ पे 10% भी खर्च करते हैं। फिर आप नीचे आओ तो नीदरलैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये सब 9% में है। चाइल्ड आप देखो, या साउथ अफ्रीका, ये 8% में। इवन इज़राइल जो कि एकदम छोटू सा देश है, लेकिन वो भी आप देखो कि 7.5% तक वो खर्च करते हैं। हंगरी की बात करूँ तो 6.6% है। मैक्सिको की बात करूँ तो 5.5% है। एंड देन अगर हम लोग चाइना की बात करें तो ये भी ठीक है, 5% तक ये अपना जो है खर्च कर लेते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो अपने GDP के 3% तक खर्च कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पे है? इंडिया में आप देखो तो ओनली 1.26% तक हम लोग अपने GDP का खर्च करते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर में, जो कि आप समझ सकते हो कि कितना कम है। ये 26 देश में से हम लोग बहुत कम है, यानी कि हम लोग 2% तक भी खर्च नहीं कर पाते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। और हमसे जो बुरी स्थिति में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो भी अपने यहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर में अच्छे तरीके से वो खर्च करते हैं। ना जानी कैसे, पाकिस्तान कैसे करता है पता नहीं, बट फिर भी कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और हेल्थ सिस्टम जो है उनके देश में अलग अलग है। जैसे कि आप देखो, एक बेटर तरीके का आप कह सकते हो, 2002 से ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज जो है वो थाईलैंड में प्रोवाइड किया गया है सारे लोगों को। यानी कि जितने भी लोग हैं थाईलैंड में ना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगी, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और अब तो आप देखो कि 77% तक सारे हॉस्पिटल बेड्स जो है वो पब्लिक सेक्टर्स में है, प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, उनको कोई भी बीमारी है वो जाकर अपना
अपना इलाज करा लेते हैं। वहीं अगर क्यूबा की बात करूँ, एक छोटू सा देश है, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे कैटरैक्ट ऑपरेशंस जो है वो सारे ओल्ड पीपल्स का जो है वो इंश्योर करते हैं कि वो पब्लिक हॉस्पिटल्स में ही कराएंगे, पब्लिक फैसिलिटीज़ के ही साथ कराएंगे। और आप जानते हो कि हमारे देश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो एक राम भरोसे ही होता है कि ना जाने आपके साथ क्या होगा, आप कितना वहाँ से ठीक होकर आ पाएंगे, कोई भी इसकी गारंटी नहीं होती है। साथ ही इसमें आप लोग यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा ये डेटा बताया गया है कि थाईलैंड में अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर देखें तो ये बढ़ते ही गया है। जहाँ 2001 में 1.7% था अपने जीडीपी का, ये 2008 में बढ़ के 2.7 हो चुका है, जो कि हमारे देश से तो बहुत ज़्यादा है। वहीं आप देखो मलेशिया में इतने सारे डॉक्टर है, 9.4 है, फिलीपींस से 11.5 है, और वियतनाम में 12.2 है, और साथ ही साथ आप देखो तो यहाँ पे सिंगापुर में 18.3 है। लेकिन इंडिया में कितने हैं, तो 10,000 पॉपुलेशन में ओनली 7 है, जो कि बहुत कम है। और ये सारे 10,000 में ही बताया जा रहा है कि कितने डॉक्टर उनके कंट्री में है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 10,000 पॉपुलेशन में हर एक देश में कितने डॉक्टर्स हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि हमारे देश में कितना कम है। उसके अलावा आप देखो कि इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आया था, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि इंडिया में एटलीस्ट हेल्थ के ऊपर जीडीपी का 2.5% तक खर्च किया जाएगा। लेकिन फिर भी आप देखो कि अभी तक, यानी कि 2017 में ये कानून आया है और आज के डेट में हम लोग 2021 में खड़े हैं, बट फिर भी हमारे देश के लोग को क्वालिटी एजुकेशन सर्विस अभी तक इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, सॉरी, क्वालिटी हेल्थ सर्विस अभी तक इतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है। साथ ही इंडिया की पर कैपिटा अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर देखें, यानी कि हर एक लोग जो हेल्थ के ऊपर यहाँ पे खर्च करते हैं, वो यहाँ पे 1657 था, जो कि 2018-19 का बताया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। अगर हम लोग श्रीलंका के कंपेयर करें तो 5,000 है, इंडोनेशिया में कंपेयर करें तो यहाँ पे 3,500 है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक लोग जो है अपने जेब से हेल्थ केयर लेने के लिए जो खर्च करते हैं, वो श्रीलंका में 5,000 तक खर्च करते हैं। वहीं अगर इंडोनेशिया की बात करें तो 3,500 तक खर्च करते हैं, लेकिन हमारे देश में सिर्फ यहाँ पे 1657 रुपीज़ खर्च करते हैं। वहीं अगर WHO की नॉर्म देखें कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो कितना होना चाहिए, तो 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होनी चाहिए। बट इंडिया में इस चीज़ में भी आप देखो कि हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ 1404 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर है, तो यही प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी ख़राब है, यहाँ पे 11,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, यानी कि कितना ज़्यादा प्रेशर है डॉक्टर पे। एक डॉक्टर इतने सारे पेशेंट को देखेंगे तो कैसे यहाँ पे सही तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है, ये भी आप सोच सकते हो। साथ ही प्राइमरी हेल्थ केयर और जो हेल्थ सेंटर्स है, वो भी आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है ना, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बहुत कम है। सिर्फ यहाँ पे आशा वर्कर्स है, फार्मासिस्ट है और नर्स है, जो कि यहाँ पे विजिट करते हैं और काम करते हैं। यानी कि जितना भी आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, वो सिर्फ यहाँ पे आशा वर्कर्स, फार्मासिस्ट और नर्सेज के द्वारा दी जाती है। साथ ही यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि बेड्स हो गया, मेडिसिन हो गया, पैथोलॉजिकल टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ों की आपको नॉर्थ इंडियन स्टेट में फैसिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर 2015 में WHO के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहा गया है कि 45% से ज़्यादा जो डेथ हो रहा है, वो भी 5 ईयर्स के बच्चों में, तो वो यहाँ पे मेन कारण है अंडर न्यूट्रिशन या फिर मल न्यूट्रिशन। इट मीन्स कि यहाँ पे बच्चों के पास जो कुपोषण का शिकार है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है लेकिन उनके बॉडी के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उससे आप देख सकते हो कि 45% से ज़्यादा बच्चे की जान जा रही है, जो कि एक ग्रेव सिचुएशन हमारे देश की बता रही है कि हमारा देश हेल्थ सेक्टर में कहाँ जा रहा है। अल्टीमेटली आप देखो कि फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पे लाया गया, जिसमें टोटल 169 टारगेट है। 17 गोल तो है, एक गोल के अंदर आपका 3-4 टारगेट यहाँ पे रखा गया है, तो वो डिटेल चार्ट भी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट स्टिल अभी आपको ध्यान रखना है कि 17 टोटल गोल्स है, जिसमें कि 169 टारगेट है, और इसको कहा गया है कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे आपका किसको डिफाइन करता है, तो ये ब्रूटलैंड जो कमीशन है उनके द्वारा ये आपका लाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ की अगर बात करें तो 7 प्रायोरिटी एरियाज़ बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग जो है इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या यहाँ पे स्कीम है, तो स्वच्छ भारत अभियान है, क्लीननेस स्कीम लाया गया है, हेल्दी डाइट को बैलेंस करना होगा एक्सरसाइज करने के साथ साथ। आप लोग जितना भी दिन भर में खाते हो, एक बार बस मॉर्निंग में उठ के कुछ एक्सरसाइज कर लो। वो भी अगर नहीं कर सकते हैं तो खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लीजिए, जहाँ पे भी आपके घर में सुटेबल, अगर बालकनी लंबा है या फिर आपके घर के बाहर कुछ एरिया है या फिर रोड है, पार्क है, तो वहाँ जाकर आप लोग को वॉक कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत बेटर हो जाती है। साथ ही ये जो टोबैको, अल्कोहल या फिर इस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम करने से रुके।
यात्री सुरक्षा, प्रिवेंटिंग डेथ भी यहाँ पे है, क्योंकि रोड और जो रेल एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। निर्भया नारी एक्शन है, जो कि जेंडर वायलेंस आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा होता है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे लाया गया है। स्ट्रेस को कम करने के लिए और सेफ्टी को यहाँ पे इंप्रूव करने का भी काम किया जा रहा है। साथ ही इंडोर जो आउटडोर एयर पॉल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये 7 प्रायोरिटीज़ एरिया है जहाँ पे काम करना है, तो देखते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। साथ ही हम लोग को पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए भी शिफ्ट करनी होगी, जिसमें कि 7 शिफ्ट यहाँ पे बताई जा रही है कि किस तरीके से हम लोग पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि प्राइमरी केयर, ये ओपन सेलेक्टिव केयर होना चाहिए। जैसे आपको सर्दी खांसी जुकाम हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको सर्दी खांसी जुकाम हो आप डॉक्टर के पास जाओ, एक तो उनकी 500 रुपया फ़ीस होती है, वो दे दो, उनके बदले में आप सिर्फ 4 रुपये का दवा लेकर आओ, यानी कि पैरासीटामोल लेकर आओ, 10 रुपया भी अगर आप खर्च करते हो, लेकिन आपको चेकअप कराने में अगर 500 रुपया चला जाता है ना, तो इसीलिए हमारे देश में कोई भी लोग जो है ना कॉमन कोल्ड एंड कफ के लिए कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि फ़ीस में उनके उतने पैसे चले जाते हैं, और जब मेडिसिन खरीदने का टाइम आता है तो उतना खर्च नहीं होता है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं कफ एंड कोल्ड के। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप देखो कि लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। अगर यही सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए कि यहाँ पे फ्री में आपको एटलीस्ट प्राइमरी केयर जो है वो फ्री में मिले, या फिर मिनिमम 100 रुपया 50 रुपया रख लो, 500 रुपया तक भी यहाँ पे फ़ीस होता है, जो कि आप देखो एक कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं अगर सेकेंडरी और टर्शरी केयर की बात करूँ कि आपके जो है पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यानी कि और भी ज़्यादा जो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है, या फिर टर्शरी आ जाए तो कैंसर जैसी बीमारी है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आप देखो इतने खर्चे हो जाते हैं ना कि जो आम आदमी अगर नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग अपनी ज़मीन बेचकर भी इस तरीके का ट्रीटमेंट कराते हैं, अपने प्रॉपर्टी बेच के इस तरीके का ट्रीटमेंट कराते हैं, काफ़ी घर वगैरह गिरवी रख कर इस तरीके के ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ऐसी ग्रेव सिचुएशन हमारे देश में कैसे आ गई। पब्लिक हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूज़र फीस से लेकर कॉस्ट रिकवरी तक की भी बात की जाती है कि ड्रग्स वगैरह फ्री में अवेलेबल करानी चाहिए, इमरजेंसी सर्विस जो है वो सारे लोगों को अवेलेबल करानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखो कि हर एक जगह की जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती है ना, यानी कि नॉर्थ स्टेट की प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर आप बात करोगे तो दयनीय स्थिति है। फिर मैं कहूँगी कि राम भरोसे आप वहाँ जाओगे और पता नहीं आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा, नोबडी नोज़। लेकिन वही है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको 2 पैसे ज़्यादा देने होगा, लेकिन एक गारंटी होती है कि हाँ आपको ट्रीटमेंट अच्छी मिलेगी, और आपका एक ये भी गारंटी होता है कि आप अच्छे होकर घर पहुंच जाओगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई फैसिलिटी नहीं होती है। अर्बन हेल्थ को हम लोग को सही करना होगा। साथ ही नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम जो है इफ़ेक्टिव तरीके से आगे बढ़े। अब यूनिवर्सल कवरेज के लिए आप देखो यहाँ पे आयुष्मान भारत आया है, जिसमें कि कहा गया है कि 50,000 से ज़्यादा जो है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है वो ऑपरेशनलाइज्ड है। इसमें ये बात किया गया है कि 6 करोड़ पीपल्स को स्क्रीन किया गया है हाइपरटेंशन के लिए, साथ ही 5 करोड़ को यहाँ पे डायबिटीज़ के लिए, और 6 करोड़ को यहाँ पे कैंसर के लिए। जितना भी ऑपरेशनलाइज है यहाँ पे 50,000 जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ये यहाँ पे जो इसकी टारगेट है 1/3 टारगेट यहाँ पे मीट हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि अफोर्डेबल प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो 25 करोड़ लोगों को यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। तो ये सारे डेटा है जो कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप लोग को इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि हेल्थ फॉर ऑल जो यहाँ पे आपका फंडा है ये सबको प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए ये बताया गया है कि हमारे देश में बहुत सारी कोशिश की गई है, और उसी का ये एक रिजल्ट है जो कि बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2019 को इंडिया में 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट और 6 लाख विलेजेस से ज़्यादा जो है ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किए गए हैं। यानी कि खुले में शौच बंद हो गया है। खुले में शौच नहीं करने से क्या होगा कि इन्वायरमेंट सही रहेगा और लोगों की हेल्थ भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट भी अपने टॉयलेट को इज्जत घर का नाम रखे, यानी कि एक ऐसा आप देखो खुले में जो शौच करते हैं उससे इज्जत बेइज्जती की बात होती है, इसलिए टॉयलेट आप जाओ बंद, दरवाज़ा बंद वाला भी एक कैंपेन निकल कर आया था कि बंद दरवाजे के अंदर ही हम लोग को शौच करना चाहिए, जिससे कि हमारा हेल्थ भी स्वच्छ रहे और साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी स्वच्छ रहे। तो इस तरीके का जो भी स्कीम लाया गया है, कैंपेन चलाया गया है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। और साथ ही इसी से पता चल रहा है कि हाँ धीरे धीरे ही सही बट हमारे देश में जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब आएंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुका है, तो आपके लिए भी यहाँ पे कुछ सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने का कोशिश करूँगी। पैंडेमिक और ग्लोबल सिनर्जी देखते हैं कि इस पैंडेमिक ने कैसे हमारा पहचान कराया पूरे संसार को, और पूरे संसार जो है हमारे साथ कैसे यहाँ पे साथ दिए हैं।
तो इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, यहाँ पे एक स्कोप देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो कल्चर वैल्यूज़ है ये रिफ्लेक्ट होता है। और कैसे? तो कल्चर वैल्यूज़ हमारी जो डेमोक्रेटिक इथॉस है, इसके साथ कॉपरेशन है कि हम दूसरे कंट्री को कॉपरेट करते हैं, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, एक अगर आप इंसान हो तो इंसानियत के नाते हम लोग सारा काम करते हैं, डेवलपमेंट हो सारे देश का, कंपैशन हो, और ये हम लोग कपल्ड करते हैं जो भी इंडिया का विजन्स है और रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम लोग ये सारे काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हो सके। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि 5 का नाम, और इसके अलावा आप देखो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और टोटल यहाँ पे जो है 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग को यहाँ पे परमानेंट सीट नहीं मिला है, तो काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे परमानेंट सीट मिले, बट हमें ऑब्जेक्ट कौन करता है? तो यहाँ पे चाइना जो है यहाँ पे वीटो लगा देता है, यानी कि वीटो एक तरीके का पावर है जो कि ये 5 कंट्री को दिया गया है कि अगर कोई काम नहीं करना है, कोई काम के अगेंस्ट में हो, तो ये लोग वीटो पावर लगा सकते हैं। तो चाइना हमेशा वीटो पावर का इस्तेमाल करके हमारी जो सीट है परमानेंट मेंबरशिप का, वो कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके का काम करते हैं जिससे कि ये तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हाँ, वी आर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये चीज़ें बात की यहाँ पे की गई है। अब देखते हैं कि जो इफेक्टिव एलोकेशन है कोविड-19 सप्लाईज़, जो कि हम लोग ग्लोबल कम्युनिटीज़ के साथ रिसीव किए हैं। कोविड-19 पेंडेमिक है, इसमें आप लोग देखो कि कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, मेडिसिन्स हो गए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, वेंटिलेटर्स है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश को प्रोवाइड किया गया बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ। ये जो सेकेंड वेव आया, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों की कम शॉर्टेज फेस किए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सप्लाई। ताज्जुब की बात आपको ये लगेगी कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी से ही लोगों की जान चली गई। तो प्रॉब्लम कहाँ पे था? प्रॉब्लम था सप्लाई चेन में, क्योंकि आज तक कभी ऐसा मौका आया ही नहीं। हमारे देश में हर एक जगह आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, बट कनेक्टिविटी नहीं है, एक सप्लाई चेन नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ कि किसी देश में ज़्यादा किसी स्टेट में ज़्यादा ज़रूरत थी, किसी स्टेट में कम ज़रूरत थी, तो इस हिसाब से जो है सप्लाई नहीं हो पाया। हमारा ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन जो है डिसरप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टाइम पे जो है जहाँ ज़रूरत था वहाँ पहुँचा नहीं पाए हम लोग। और इसी के साथ आप लोग देखो कि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे साथ खड़े हो गए कि हमें यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, जो कि 24/7 काम करे, वो भी फास्ट ट्रैक के साथ, और जो भी सामान यहाँ पे सामान आ रहा था, उसके आने पे जो है यहाँ पे जो कस्टम क्लियरेंस है, उसको 1 घंटे के में यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया जा रहा था। यानी कि जो भी सामान हमारा बाहर से आ रहा था, ये सारे कोविड-19 से रिलेटेड ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट को, तो उसको 1 घंटे के अंदर क्लियरेंस मिल जा रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। बहुत सारे सामान में तो आप देखो कि बहुत छूट भी दिया गया था, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ भी हटा दी गई थी, जिससे कि जो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, उसकी दाम ना बढ़े। साथ ही हेल्थ सेस जो है वो यहाँ पे गुड्स के ऊपर लगाया जा रहा था, तो ये भी बचाया गया, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा ना कि हमारे कोविड से रिलेटेड जितनी इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसको हम लोग बचा सकते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि जब भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट किया जा रहा था और इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन के बेसिस में, तो इसमें जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसको भी यहाँ पे माफ़ कर दिया गया कि बीच में इंटीग्रेटेड जीएसटी नहीं लगाया गया। साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट किया जा रहा था, तो इसमें भी आप देखो कि इंटीग्रेटेड जीएसटी को भी रिड्यूस किया गया। पहले ये 28% में था, लेकिन अब इसको घटा के 12% किया गया। तो बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया, जिससे कि यहाँ पे हमारे कोविड के सिचुएशन में जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो बेटर तरीके से यहाँ पे काम कर सके। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो कि नोडल एजेंसी है इन सारे ऑफर्स को चैनलाइज करने के लिए, जो भी हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ को हेल्प किए और फॉरेन कंट्रीज से हम लोग हेल्प भी पाए। हमारा एक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो कि एक आपको देखने को मिलेगा एनजीओ है। इसी के बेसिस पे हमारा सारा काम होता है, यानी कि बाहर से जितनी भी इक्विपमेंट आई, हमें जितना भी ज़रूरत पड़ा, हमें जितनी भी हेल्प मिली, वो सब यहाँ पे इनके मदद से हो पाया। उसके अलावा आप देखो कि हमारे द्वारा एक वैक्सीन मैत्री यानी कि वैक्सीन फ्रेंडशिप, ये एक स्कीम चलाया गया, इनिशिएटिव था, जिसमें इंडिया की कंसर्न थी कि जो पेंडेमिक का जो कर्व इस तरीके से बढ़ते जा रहा था उसको डाउन करना है। और इसके थ्रू हम लोग क्या किए कि जितने भी कंट्रीज है जिनको भी वैक्सीन की ज़रूरत है उनको हम लोग वैक्सीन पहुँचाए हैं। और हमारा एक यहाँ पे एम था कि बहुजन सुख बहुजन हित, यानी कि बहुत सारे लोगों के हैप्पीनेस के लिए और बहुत सारे लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पे जो है ये वैक्सीन मैत्री लाया गया है। लेकिन फिर भी हमारा जो इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपको इसका फ़ायदा समझना है तो इसका फ़ायदा हम लोग इसी तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग जो है ना यहाँ पे
जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थे ना तो पहले आप देखो यूएस हो गया, रशिया हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका एग्जांपल तो मैं इतना देने लगूँ तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बस यूएस, रशिया जैसे कंट्री से आप समझ सकते हो कि उनके यहाँ वैक्सीन की कमी नहीं थी, उनके यहाँ प्रोडक्शन की कमी नहीं थी। लेकिन जितनी भी उनके यहाँ प्रोडक्शन हो रही थी वो सबसे पहले जो है अपने कंट्री के सिटीजन्स को देने के लिए रिजर्व करके रखे थे। बाद में वो ये रखे थे कि हाँ दूसरे कंट्रीज़ को वो ट्रांसपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं। लेकिन हम लोग के देश में ऐसा नहीं था। हमारे देश में था कि वैक्सीन डिप्लोमेसी का कहने का मतलब है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनको तो वैक्सीन अवेलेबल कराना ही है, लेकिन साथ ही साथ जितने भी नीडी कंट्री है उनको भी हम लोग वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये डिफरेंस था हमारे और दूसरे कंट्री के डिप्लोमेसी में। संजीवनी है, संजीवनी एक इनिशिएटिव था जिसमें आप देखो जितने भी कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे उनको हेल्प किया गया। ये सारे मतलब कि संजीवनी बूटी जो होती है ना उसी के नाम पे रखा गया है, संजीवनी है, यानी कि मेडिसिन वगैरह दिया गया। ना ही सिर्फ साउथ एशिया में बट यहाँ पे मिडिल ईस्ट के भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं ना उसमें भी ये चीज़ें दी गई है, यानी कि सारी मेडिसिन उनको भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया था। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी आप लोग समझ सकते हो, वही चीज़ें हैं कि हम लोग यहाँ पे कॉपरेशन, ह्यूमैनिटी, डेवलपमेंट और कंपैशन के बेसिस पे ही यहाँ पे हम लोग काम किए। इंडिया की अगर हम लोग कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट वैक्सीन हमारे यहाँ है। एक तो कोविशील्ड है जो कि यहाँ पे आपका डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और दूसरी है कोवैक्सीन जो कि यहाँ पे हमारा कोलैबोरेशन के साथ यानी कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे डेवलप किया गया। वहीं अगर थर्ड वैक्सीन की बात करें जो कि रशिया की स्पुतनिक वी है, तो ये भी यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, और हमारे देश में भी ये आ चुका है। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि जुलाई 2021 से हम लोग अपने ही कंट्री में लोकल प्रोडक्शन करेंगे, और ये कहाँ होगा, हैदराबाद बेस्ड जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है उसमें इसकी मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो अभी तो हमारे देश में 2 वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, आप लोग भी इसी में से दोनों में से कोई एक लगवाए होंगे। अब थर्ड यहाँ पे स्पुतनिक वी का भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा, तो फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें जितनी भी हम लोग ने हेल्प करी है, तो वैक्सीन जितनी भी हमने देश को एक्सपोर्ट करी है, सबसे ज़्यादा आप देखो कितना यहाँ पे कंट्रीज़ है जिनको हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, 100 से ज़्यादा देश है जिनको हम लोग ने अपने वैक्सीन दिए हैं। ये दोनों चीपेस्ट, वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ती मेडिसिन हम, सबसे सस्ती वैक्सीन हमने बनाई है, जो कि है भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मॉरिशस, सेचेल्स, श्रीलंका, यूएई, ब्राज़ील, मोरक्को, बहरीन, ओमन, इजिप्ट, अल्जीरिया, कुवैत एंड साउथ अफ्रीका। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे 56 लाख डोजेज़ और कमर्शियल सप्लाईज़ जो है यानी कि 100 लाख डोजेज़ तक हम लोग जो है दूसरे कंट्रीज़ को, यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज़ को दिए हैं। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे कैरिकॉम कंट्रीज़ हैं जिसमें कि आपकी कैरेबियन, पैसिफिक आइलैंड स्टेट, निकारागुआ, ये सारे हैं जिनको भी हमारे द्वारा जो है, साथ ही साथ अफगानिस्तान है जिनको भी हमारे द्वारा जो है वैक्सीन भेजा गया। हमारा जो ये वैक्सीन मैत्री है ये काम कर रहा है सागर। अब ये सागर स्कीम क्या था, तो सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि इंडियन ओशन वाले रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे वैक्सीन मैत्री के साथ जो है यहाँ पे वैक्सीन एक्सपोर्ट किए हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि इंडिया के द्वारा जो सबसे पहली सप्लाई की गई थी वैक्सीन डोजेज़ की, वो यहाँ पे भूटान और मालदीव्स को भेजा गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि भूटान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। देखिए हम लोग जो है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अभी तक हम लोग ने इस इनिशिएटिव को कभी सराहा नहीं है, ना ही इनको साइन किया है। तो हमारा साथ देने के लिए भूटान है, हमारे बाद एक भूटान ही है जो कि यहाँ पे BRI को यहाँ पे साइन नहीं किए। और भूटान जो है ये सिर्फ एकमात्र सार्क का एक ऐसा कंट्री है जो कि BRI को यहाँ पे साथ नहीं दिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें कि वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहते, उसको ना ही हमने साथ दिया ना ही यहाँ पे भूटान साथ दिया। तो ये सारी बातें याद रखनी है, यानी कि हमारी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो बहुत ही बेहतरीन रही, जिसमें कि जब टाइम रहा तो हम लोग बहुत सारे देशों को हेल्प कर पाए, और जब हमें यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो बहुत सारे देश हमें भी हेल्प करने के लिए आगे आए। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि अब सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, और पेंडेमिक थ्रू गांधीयन पर्सपेक्टिव। तो गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका क्या थिंकिंग वगैरह था, क्या क्या उनकी प्रिंसिपल्स थी जो कि आज की डेट में पेंडेमिक के टाइम में उनको हम लोग देख सकते हैं। तो कोविड-19 के कारण आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बुरा क्राइसिस निकल कर आया है, जिसमें कि आप हर एक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ से देख सकते हो। जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहा है ट्रेड ऑफ देखने को मिल रहा है कि कुछ की ज़िंदगी बच रही है, कुछ की यहाँ पे लाइफ जो है वो बच रही है। और साथ ही साथ आप देखो कि बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जो कि ह्यूमन अफेयर्स को मैनेज करने का जो ऑल्टरनेटिव तरीका है वो तो हम लोग खोज ही रहे हैं। साथ ही साथ गांधी जी की जितनी प्रिंसिपल थी ना वो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी प्रिंसिपल्स यहाँ पे गांधी जी की कही जाती थी। गांधी जी के द्वारा सबसे पहले जो यहाँ पे सपोर्ट किया गया वो नॉन वायलेंस, ट्रूथ और नॉन कॉविडनेस है।
नॉन वायलेंस से यानी कि हिंसा के विरोध में थे कि कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, प्यार से सारी चीज़ों को लेकर चलना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है और लोगों की जो दुख और दर्द है उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें थी सरकार के गांधी जी की बातें। डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर वो बात करते थे, सेल्फ सफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग विलेज इकॉनमी बनाने की बात करते थे कि हमारा जो देश को अगर डेवलप बनाना है तो गांधी जी के द्वारा कहा जाता था कि सबसे पहले हमें अपने गांव को डेवलप करना है, एकदम रूट कॉज पे जाकर हम लोग को डेवलप करना है, तभी जाकर हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएंगे और हम अपने नेशन को भी डेवलप्ड के तरीके से डेवलप के रास्ते पे हम लोग लेकर जाएंगे। तो आज के डेट में आप देखो जैसा लॉकडाउन है, सारे लोग अपने घर पे हैं, स्टे होम स्टे सेफ का नारा लगाया जा रहा है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन इसी घर पे रहना और सुरक्षित रहना ही ये सिर्फ एनफ नहीं है, आगे फिर से लाइफ स्टार्ट हो रही है जो कि एक नए तरीके का न्यू नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर ऑल आप ये देखो कि ऐसा कहा जाता है गांधी जी के द्वारा, एक सबसे अच्छी बात यही मुझे लगती है कि उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे पृथ्वी में सारी कुछ है, अगर आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे पृथ्वी से सब मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको अपनी लालच को पूरा करने के लिए चाहिए तो हमारी पृथ्वी भी काफ़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे नीडी पीपल्स के लिए सारी कुछ है बट ग्रीडी पीपल्स के लिए ये भी कम पड़ जाएगा। साथ ही साथ जो गांधी जी यहाँ पे सपोर्ट करते थे वो विलेज कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और सेल्फ सफिशिएंट, आज की डेट में जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ये गांधी जी कई सालों पहले ही कह चुके थे कि हमारे विलेजर्स को यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर विलेज बनाना है। साथ ही साथ गांधी जी की कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए काफ़ी इनके द्वारा कहा जाता था कि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो सम्मान के साथ काम करें। इसमें आप लोग देखो कि गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि मैनुअल वर्क हर किसी को हर एक दिन करना चाहिए, जिससे फिजिकल और मेंटल फिटनेस होती है। साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब उनके तरफ से ये था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन, ह्यूमन बींग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए एज़ कंपैरिजन टू मशीन। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बींग को एक डिसेंसी के साथ यहाँ पे ट्रीट किया जाए। डिसेंसी कहने का मतलब है कि हेल्दी और क्लीन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, अच्छा काम करने का जगह होना चाहिए और उसी हिसाब से उनको वेजेस भी मिलना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं था कि गांधी जी इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट में थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक हमारे देश का प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था तो वो ये चीज़ समझते थे। लेकिन जो इंडिविजुअल लेबर करते हैं ना, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उन चीज़ों को पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए गांधी जी आगे नहीं आए। तो बहुत सारी ऐसी सेवरल ग्राउंड्स है जिसमें कि इनकी पोजीशन को जस्टिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आप देखो कि आज की डेट में जो कोविड-19 के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, तो पहली चीज़ है कि हमारी कंजप्शन पैटर्न यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है। लॉकडाउन के कारण आप देखो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों की इनकम कट हो गई, बहुत सारे लोगों की जो है स्थिति जो है दयनीय हो गई है। बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोग थे जो कि डेली कमाते थे, डेली खाते थे। अब वो कमा नहीं रहे तो खाएँगे कैसे? तो ऑब्वियस है कि कंज़प्शन पैटर्न हमारा चेंज हो गया है। बहुत सारे लोगों के पास अगर पैसा भी है ना, तो फ्यूचर अनसर्टेन है जिसकी वजह से खर्च करने से कतरा रहे कि ना जाने आगे क्या होगा। तो सेविंग्स पे ज़्यादा आज के डेट में ध्यान दिया जा रहा है और जो कंज़प्शन पैटर्न है वो बिल्कुल से चेंज हो गया है। आज की डेट में आप देखो कि यहाँ पे इनके द्वारा ये कहा गया है कि लोगों के अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते जा रहा है। इनके द्वारा ये नहीं कहा गया, ये चीज़ रियलिटी है जो कि कई बार जो है ये आपको रिलेट कर सकते हो गांधी जी की बातों से। सेकंड चीज़ है कि आज के डेट में प्रोडक्शन की भी पैटर्न चेंज हो गई है। जैसे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड के फिनोमेना के हिसाब से देखें तो जो हमारे सप्लाई चेन है उसकी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ठप हो गया था। तो सप्लाई चेन आप देखो, ग्लोबल वैल्यू चेन भी हमारी डिसरप्ट हो गई है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है ना वो अब सिर्फ यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन हो रही है कि हर कंट्री अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो बस उसी पे ध्यान दिया जा रहा है कि सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं, सिर्फ अपने कंट्री पे ध्यान दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट है जो कि अंकटाड के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल वैल्यू चेंज जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अधिकतर कंट्री जो है ना अपने लोकल स्किल्स और मटेरियल्स का किस तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी के हिसाब से आप देखो कि गांधी जी के द्वारा ऑलरेडी ये कहा गया था कि सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करना है, कि देश अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करे। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गांधी जी पहले से ही आगे आए थे। साथ ही साथ आप देखो थर्ड कहा गया है कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उसके लिए उसके टुवर्ड्स एम्पैथी, यानी कि आज की डेट में आप देखो कि फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, बहुत सारे लोग जो है ना पैदल चल चल के कई दिनों के बाद अपने गांव पहुंचे थे। तो उनका जो दुख है वो खाली पेट, कई बच्चे आपने देखा होगा, कई विमेन ऐसी थी, इवन प्रेग्नेंट विमेन भी थी जो कि लाचार थी, बेबस थी, उनको पैदल चलने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो उनके दुख को हमें समझना है, एम्पैथी टुवर्ड्स द डिप्राइव्ड। इनसे ज़्यादा जो है ना हम लोग ये सीख सकते हैं, ये समझ सकते हैं, उनके दुख को हम लोग को समझना है, हम लोग को फील करना है कि वो उस समय क्या ऐसा फील कर पा रहे थे, क्या हो रहा था उनके साथ। तो यही चीज़ आप देखो कि एम्पैथी की जो स्पिरिट है वो गांधी जी उस समय भी बोले थे कि हमें
इस देश में रहना है तो एम्पैथी के स्पिरिट के साथ रहना है, इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि रिड्यूसिंग रूरल अर्बन इम्बैलेंस, जो कि आप देखो कि बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो आज की भी डेट में खेती पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इवन महिलाएं भी, उनकी जॉब जो है आज की डेट में आप देखो कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो हमारे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को आज की डेट में बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि उस समय गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है हमारे ग्रामीण सेक्टर में। जब तक हम लोग ग्रामीण सेक्टर में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और आज की डेट में देखो कि बहुत सारे लेबर, जो माइग्रेंट लेबर है, अपने गाँव वापस लौट गए हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में काम करने के लिए काम नहीं है। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस और जो जेंडर इशू है, ये तो बढ़ ही चुका है। हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये देखें कि महिलाएं और बच्चे सारे लोग जो है लॉकडाउन में घर पे हैं, और फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के कारण जितना भी यहाँ पे डिप्रेशन, स्ट्रेस की जो कंडीशन बढ़ती जा रही है, उसके कारण वायलेंस भी बढ़ते जा रही है। और बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की जो यहाँ पे कहानी है वो बाहर निकल कर आई है। इसके कारण आप देखो बहुत ह्यूमिलेशन हो रहा है, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी एक अलग लेवल पर प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ें गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि हमें जो है यहाँ पे ऐसी सोसाइटी बनानी है जो कि एक हेल्दी और हैप्पी सोसाइटी हो। और साथ ही साथ जो रिवर्स माइग्रेंट्स थे, उनकी ट्रीटमेंट की भी बात की जा रही है। रिवर्स माइग्रेंट कहने का मतलब है, माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट वो होते हैं जो कि अपने जो घर को, अपने जो उनका नेटिव प्लेस होता है, उनको वो किसी पर्पस के कारण छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, अच्छे जॉब के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए, या फिर लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। और रिवर्स हो गया कि वो वापस उस अच्छे जगह को छोड़कर अपने वापस से नेटिव गांव या विलेजेस, गांव या घर पे वापस आ जाते हैं, तो उसको हम लोग रिवर्स माइग्रेंट कहते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग देखो कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पे हेल्प किए हैं कि जो वापस से माइग्रेंट उनके राज्य में आए हैं, तो उनके लिए जो है जॉब का प्रबंधन किया गया, उनके लिए काम का यहाँ पे रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया, इंडस्ट्रीज़ ई स्टेट को यहाँ पे बिल्डअप किया गया, न्यू एमएसएमई जो सेक्टर्स है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, वो यहाँ पे सेटअप किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो सके, लोग यहाँ पे बिजनेस करें। वापस घर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि बैठे। इससे क्या होगा कि कोऑपरेटिव यहाँ पे सोसाइटी हमारी निकल कर आई। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमेशा से कहे हैं कि हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होना चाहिए, और इसी के तहत हम लोग जो है एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, देश एक दूसरे का मदद कर पाएगा, और हमारी देश आगे बढ़ पाएगी। तो ये गांधी जी की स्पिरिट थी। और साथ ही साथ अगर नेक्स्ट देखें तो अर्बन डेवलपमेंट की बात की गई है कि कोविड-19 के कारण आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ कहा गया है कि साफ़ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि हम लोग पहले कभी इस पे इतना फोकस नहीं किए थे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब स्लम को ट्रांसफॉर्म करना है। स्लम में जो रहने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं लोग, वहाँ पे साफ़ सफाई तो आपको ज़ीरो के हिसाब से ही देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं होती है। तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और गांधी जी के द्वारा जो है स्लम जो एरिया है, उसको हमेशा से कहा गया था कि इस तरीके के जो लोग जहाँ यहाँ पे रहते हैं, क्लीननेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गांधी जी की एक और प्रिंसिपल थी जिस पे ध्यान देना है, डिसेंट वेजेस एंड कोविड अलाउंसेस। आप देखो कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है लेबर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। काम करने का जो है उनको ये चीज़ें नहीं है कि उनको काम मिल रहा है। तो इससे क्या है कि उनको एक डिसेंट वेजेस नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पे पैसे भी नहीं मिल पा रहे। तो यहाँ पे क्या करना है कि बहुत सारे जो है, आप देखो कि राज्य सरकार क्या की है कि उनको टिकट देकर जो है अपने यहाँ बुलाया है कि वो आइए और काम कीजिए, और साथ ही साथ उनको डिसेंट वर्क भी मिलेगा, डिसेंट वेजेस भी मिलेगा। साथ ही साथ आप देखो कि इन्वायरमेंटल कंसर्न, गांधी जी इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उनका कहना था कि पर्यावरण को अगर हम लोग सुरक्षित नहीं करेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो लॉकडाउन के कारण ऐसा देखा गया है कि एयर और जो वाटर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। अब इसी चीज़ को आगे मेंटेन करना है हमें, और साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमें इको फ्रेंडली अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारी कार्बन इमिशन कम हो सके, और जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। सो ये सारे आप देखो कि इतने सारे जो चीज़ें हैं जो कि हम लोग पैंडमिक से देखे हैं, तो ये चीज़ सारी चीज़ें गांधी जी की प्रिंसिपल पे थी, जो कि हम लोग अभी भी देख सकते हैं कि गांधी जी के पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में लेकर चले तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करना हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी ये। आगे बढ़ते हैं, फिटनेस की बात की जा रही है। सस्टेनेबल हेल्थ, यानी कि ऐसी हेल्थ होना चाहिए जो कि आप देखो हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ एक प्राइमरी राइट है, एक ह्यूमन राइट है, हर किसी का राइट है कि आप अपने हेल्थ को ध्यान रखो। एडुकेशन हो, पॉवर्टी हो, साथ ही जेंडर है, ये सब हमारे हेल्थ आउटकम्स को ही इम्पैक्ट करता है। हम लोग कहाँ रहते हैं, कैसे हेल्थ केयर को एक्सेस करते हैं, क्लीन एयर है कि नहीं, फ्रेश प्रोड्यूस है कि नहीं। तो बहुत सारी ऐसी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं।
तो साथ ही साथ यही चीज़ कहा गया है कि हमें खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्या हम लोग खाते हैं उसी हिसाब से हमारी जो बॉडी है वो हमें एक हिसाब से हमें देखने को मिलता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये बताया जा रहा है कि पब्लिक की हेल्थ जो यहाँ पे डे बाय डे ख़राब होते जा रही है, उनकी डाइट, जिस तरीके से हम लोग डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा जो डाइट रखा गया है उस पर हम लोग नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। साथ ही साथ जो है वेट लॉस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वेट लॉस अगर जिसको भी करना है ना, तो उसका एक सही तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ दो तो आपकी वेट लॉस हो जाएगी। वेट लॉस नहीं होगी, आप बहुत सारे बीमारियों को जो है ना इनविटेशन दे रहे हैं, वैसे वेट लॉस नहीं होता है। खाते रहिए और एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और रनिंग कीजिए, इससे आपकी वेट लॉस ज़रूर होगी। एक हेल्दी वेट लॉस की ज़रूरत है, ना कि एक डिजीज़ वाली इनविटेशन के साथ वेट लॉस की ज़रूरत है। हेल्थ एज़ पर योगा और आयुर्वेद कहा गया है कि हेल्थ एक ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मतलब कि आप देखो कि एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद डिजीज़ेस तो होनी ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये सोच के सारी चीज़ों को छोड़ दें। नहीं, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो इट मीन्स कि हम लोग को जो है ना हमेशा खुश रहने का कोशिश करना है, क्योंकि ये दुख भी जाएगा, उसके बाद सुख आएगा, फिर दुख जाएगा। आप लोग भी ये चीज़ को फील किए होंगे कि ये ऑल्टरनेट रहता है। कई बार आप देखो कि हमारा जो लाइफ है वो स्ट्रेस भरा है, जिसके कारण जो है हम लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं कि हमारी बीपी बढ़ जाती है, हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि एक आम देखने को मिलता है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पे थॉट, स्पीच और एक्शन जो है ना, ये हमारा कॉन्फ्लुएंस है। इसके बीच में कोई भी जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। योगा एक ऐसा है, अगर आप लोग एक दिन में एक ही योगा कर लेते हो, यानी कि मुझे लगता है कि अगर कपालभाति या फिर भस्त्रिका, ये सब योगा आप कर लेते हो या सूर्य नमस्कार भी कर लेते हो, तो आपको बहुत हेल्दी फील होगा, आप बहुत पीसफुल, आपकी माइंड पीस हो जाएगी, बहुत अच्छा फील होता है और चीज़ों को आप जो है ना वो रिकॉल भी कर पाओगे। इस तरीके की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ईट लोकल थिंक ग्लोबल, ये बहुत बड़ी बात है जो कि आज के डेट में आपको समझना होगा। अपने घर में बने हुए चीज़ों को खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और सोचना, आपको अपनी थिंकिंग हाई रखनी है, बट खाना खाने के लिए आपको जो है ना पिज़्ज़ा बर्गर के पीछे नहीं भागना है। खाना खाने के लिए आपकी जो बेसिक घर पे बनी दाल चावल सब्जी है ना, वो आपको ज़िंदगी भर हेल्दी रखेगी। लेकिन हाँ, सोचना आपको ग्लोबली है, यानी कि पूरे जितना ज़्यादा आप हाई सोच सकते हो उतना हाई थिंकिंग आपको रखना है। ऑल राउंड ओवर वन डायमेंशन अप्रोच, यस, ये बिल्कुल कहा गया है कि वेट लॉस अगर आपको करना है तो हमें यहाँ पे एक फिटनेस की भी एस्पेक्ट समझनी होगी। हमारे हार्मोन्स, हमारे ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट, स्किन, हेयर्स एंड सो मेनी मोर, इतने सारे चीज़ हमारे शरीर के अंदर है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। सिर्फ हमें वेट लॉस से ही काम नहीं चलेगा, हमें स्टे हेल्दी रहना है। हेल्दी रहिएगा तभी आपकी जो है सारी चीज़ें, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगी। ओके, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यहाँ पे कहा जा रहा है। अब ये देखिए, आंटी जी यहाँ पे बैठ गई है 56 भोग लगा के। अगर आप ऐसे खाइएगा तो आपको फिर मोटा होने से कोई नहीं बचाएगा। इतना आपको खाना है तो आप 24 घंटे में इतना खाइए, बट इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के खाइए। इट मीन्स कि आप 2-2 3-3 घंटे के अंतराल में खा सकते हैं। थोड़ा चावल सब्जी खा लीजिए, फिर कभी रोटी ये खा लीजिए। ये कॉम्बो बनाकर जो है ना आप लोग 3-3 4 घंटे में, ये 24 घंटे में इतना खा लीजिए। एक बार इतना खा लीजिएगा तो फिर आपको जो है मोटा होने से और बीमारी को बुलावा देने से कोई नहीं बचाएगा। देखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है कि हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और कॉफ़ी चेन, ये सारी चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं और रेस्टोरेंट में भी ये सारी चीज़ें इतना सर्व किया जाता है कि इसके पीछे जो है हम बड़े ही नहीं, बच्चे भी नहीं, सब कोई परेशान है। तो एक अदर आस्पेक्ट कहा गया है कि सस्टेनेबल हेल्थ है। एक ऐसा हेल्थ होगा जो कि हम लोग वर्ल्ड को सस्टेनेबल बना पाएंगे, और लॉन्ग टर्म हेल्थ का ये कॉन्सेप्ट भी है। ओके, सो यहाँ पे एक कॉमन बात कहा गया है जो कि आप लोग सबको पता होना चाहिए। एक लास्ट आर्टिकल है हमारी स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसे मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बातें की गई हैं इन शॉर्ट। देखिए, एग्री टेक है, यानी कि कहा जा रहा है कि आज के डेट में जो हम लोग एग्रीकल्चर में, एक तो पानी बहुत ज़्यादा हम लोग देते हैं, वाटर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा 80% से ज़्यादा मीथेन जो है इमीट होता है हमारे एग्रीकल्चर से। और साथ ही साथ यहाँ पे 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज्ड भी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हमें एग्रीकल्चर को एक अच्छा खासा टेक्नोलॉजी लेस बनाना चाहिए। कुछ टूल्स है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग यील्ड को इम्प्रूव करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग यहाँ पे फूड सेफ्टी प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके, बिग डेटा का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग है, ड्रोन्स है, सेंसर है। ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम लोग बेटर तरीके से इसको ट्रैक कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, ऑटोमेट कर पाएंगे, और एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ कमी है उन सारी चीज़ों को एनालिसिस भी कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि सेंसस 2011 के हिसाब से बताया गया है कि 55% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो आज की भी डेट में उनकी जो घर चलते हैं वो एग्रीकल्चर से चलते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें कि कई बार ऐसा कोशिश किया गया है कि जो किसान है उनकी जो लाइवलीहुड है वो बढ़ाया जाए, और उनकी जो इनकम है वो 2022 तक जो डबल करने की ठानी है वो भी पूरी हो सके। तो सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जिससे उनको बताया जाए कि उनकी मिट्टी कितनी
कितनी फर्टाइल है और उनको कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप है, यानी कि ऐप के ज़रिए ही यहाँ पे देखा जा सकता है कि इन सारे जगह पे, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी में कैसे, हरियाणा में कैसे जो है यहाँ पे किसान बेटर तरीके से अपने फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। ई नैम है, यानी कि ऑनलाइन आपकी मंडी है, पोर्टल है एक, जहाँ पे अपने क्रॉप्स को आप बेच सकते हो एक अच्छे दाम में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, यानी कि आप देखो 14 स्कीम्स है एग्रीकल्चर में, 2 है यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट अब यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है जो भी पैसे यहाँ पे सब्सिडीज़ दी जाएगी वो फार्मर्स के अकाउंट में ही जाएगा। कोई भी यहाँ पे इंटरमीडियरीज नहीं होंगे जो कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ठगते थे। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है जो कि सरकार के द्वारा इस एग्री जगह पे लाया गया है। अब देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल तो हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि ड्रोन का इस्तेमाल तो एक फर्टिलाइज़र को स्प्रे करने के लिए होता है, एक आप देखो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए होता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि पेस्टिसाइड्स के स्प्रिंकल से बहुत सारे फार्मर्स की जान चली जाती है। और ऊपर से हम लोग ड्रोन सर्वे कर सकते हैं कि कितनी क्रॉप्स जो है वो बची है, किस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक तरीका है। साथ ही आप लोग देखो कि ड्रोन जब हमारे यहाँ एक लोकस्ट अटैक हुआ था, जो टिंडी का अटैक हो गया था, उसमें भी हम लोग ड्रोन के इस्तेमाल से जो है पूरी तरीके से पेस्ट को स्प्रे किए थे। तो अगर हम लोग इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत स्मार्ट एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो सारे प्रॉब्लम्स की जो है एक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। साथ ही साथ ये बताया गया कि हमारे देश में एटलीस्ट इतनी पोटेंशियल है कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो जैसे कि सॉइल में इतना ध्यान दिया गया है, क्रॉप में इतना ध्यान दिया गया है, सब्सिडीज़ में इतना ध्यान दिया गया है, इनपुट्स में यानी कि फर्टिलाइज़र वगैरह में इतना ध्यान दिया गया है, तो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ध्यान देंगे तो फर्दर जहाँ पे वाटर एक्सटेंसिव जो हम लोग क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग हट कर जो है लेस वाटर एक्सटेंसिव हम लोग क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हम लोग ज़रूर निकाल पाएंगे। तो ये एकदम नीड ऑफ एन आवर है जिस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइस, हमारे यहाँ पे ये जो योजना मैगजीन है इसमें जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर जून मंथ योजना मैगजीन्स। मिलते हैं हम लोग कल फिर से विजन आईएएस की मैगजीन के साथ। तो तब तक आपको अगर ये लेसन अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे 4 बजे यहाँ पे विजन आईएएस की मैगजीन्स की डिस्कशन देखने को मिलेगी, और 11 बजे हमारा बीपीएससी की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि मैं अपनी जो भी मेरी जर्नी रही है मैं वो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस और कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजीज गाइडेंस शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।